सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आपका लगभग जो साइंस रेलेवेंट एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी जेई हो गया, जहाँ पे सीबीटी 1 में आपको भर भर के साइंस के सवाल देखने को मिलते हैं। अब आगे जो आपका एग्जाम है उसमें मोस्ट अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी है और साथ में आपका फिर एनटीपीसी है और साथ ही आप होगे 2025 की नई बहाली आएगी। तो जो एक साइकिल है क्वेश्चन का वो फिर से स्टार्ट होगा। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारा रेलवे 2025 का परीक्षा है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए अभी से हमें क्या करना होगा। तो मेरे मित्र, जो आप सभी ने थंबनेल देख करके क्लिक करा है कि मात्र ये 3 काम कर लेना, बिल्कुल हम 3 काम की ही चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आपने इस 3 काम को कर लिया तो आप रेलवे 2025 से लेकर के 26 तक के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आप बड़े ही सटीकता से बिना किसी उलझन के जवाब दे सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये 3 काम क्या है? तो मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आपको एग्जाम के बाद पछताना ना पड़े, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र होते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं कि गुरुजी ये चीज तो हमें मालूम ही नहीं था। तो मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। पहला चीज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि अगर हम मिशन 2025 की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो साइंस के सवाल हमको देखने को मिलेंगे वो अगर हम एग्जाम वाइज देखें तो आपको एएलपी सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। टेक्नीशियन सीबीटी की बात करेंगे 40 क्वेश्चन, आप सभी ने रिसेंटली इससे फेस करा है, इससे मुलाकात करा है। आरआरबी जेई सीबीटी 1 की बात करें 30 क्वेश्चन यहां देखने को मिलते हैं। और जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है जिसके लिए आप सभी आतुर हैं, ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी होगी मेरे मित्र उसमें भी आपको साइंस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हमें यहां पे समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि जो आपका एएलपी 2024, टेक 2024, जेई 2024 जो साइंस पूछा गया है उसका पैटर्न क्या रहा है। क्या कहेंगे कि गुरुजी आप ही ने तो बताया था कि डिट्टो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन छापा जा रहा है। और मेरे मित्र अगर हम आपसे थोड़ा सा जानकारी साझा करें कि ग्रुप डी 2022 का पैटर्न क्या रहा है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमको अच्छे से मालूम है कि यहां पे एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज को भर भर करके कॉपी पेस्ट किया गया था। और मेरे मित्र आप सबों को याद होगा कि मैंने 2022 में ही आप सबों को एनसीईआरटी 6 to 10th करवाऊंगा इसका अनाउंस करा था और एप्लीकेशन पे बहुत सारे छात्रों ने उसे करा भी और आपको उसका बेनिफिट भी देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि गुरुजी क्या फिर से पेड कोर्स आएगा? मेरे मित्र कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने से कर सकते हो तो यकीन मानिए बस ये 3 काम कर लीजिएगा। मेरे मित्र आपको कहीं से भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे क्या है? तो पहला चीज तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि आपके जो अलग अलग परीक्षाएं हैं जो साइंस बेस्ड हैं, जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन या आप यूं मान लो कि साइंस पे पूरा का पूरा आपका रिजल्ट टिका हुआ होता है, वो आपके कुछ एग्जाम इस तरीके से हैं और यहां पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे मित्र जो अभी फ्रेशर छात्र होंगे या जिन्होंने पहले से तैयारी कर लिया है, अगर हम उन दोनों छात्रों की स्थिति की बात करें तो कमोबेश दोनों कहीं ना कहीं बराबर की स्थिति में है। इतना पढ़ने के बावजूद भी साइंस मिल नहीं रहा है और जो फ्रेशर है उनको यह लग रहा है कि हम आखिर स्टार्ट कहां से करें। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला चीज जो करना चाहिए वो क्या? पहले स्टेप में आपका पीवाईक्यू एनालिसिस। और मेरे मित्र ये याद रखिए कि ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस होना चाहिए, मैं अपने हर एक सेशन में बोलता हूं कि ये आपका अपडेटेड होना चाहिए। अभी आपका रिसेंटली एएलपी का एग्जाम खत्म हुआ है, एएलपी 2024 की बात करेंगे। टेक्नीशियन का एग्जाम खत्म हुआ है, टेक्नीशियन 2024 की बात करेंगे। जेई का एग्जाम खत्म हुआ है, जेई 2024 की बात करेंगे। सर ये 2024 के पीवाईक्यू का एनालिसिस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो भी छात्र फ्रेशर हैं या बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। कोई भी छात्र एग्जाम भी दिए होंगे तो किसी एक शिफ्ट के भागी होंगे, प्रत्येक शिफ्ट के भागी नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे मित्र सभी छात्रों को यह चाहिए कि प्रथम चरण में पहला स्टेप में आप क्या करें मेरे भाई, आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करें। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका टारगेट ग्रुप डी है तो मेरे भाई ये याद रखना कि ग्रुप डी एग्जाम में जो साइंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लेवल होता है एएलपी टेक्नीशियन जेई की तरह। यहां पे आपको सर मतलब लाइन बाय लाइन हलवा सा सवाल आपके सामने नहीं लाया जाएगा। अब ये हलवा नहीं था आप सबों के लिए, क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी को उस तरह से पढ़ा ही नहीं, आपने एनसीईआरटी अप्रोच से किसी चीज को डील ही नहीं करा।
तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उसकी जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कारण बनता है समस्या का, और वही कारण बना है। तो मेरे मित्र जो पीवाईक्यू है वो आपको ये बताएंगे कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, और फिर आपको उस हिसाब से अपना स्टैंडर्ड तय करना होगा। तो ये 2024 का पीवाईक्यू एनालिसिस आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ग्रुप डी के अगर टारगेट कर रहे हैं आप मेरे मित्र तो ध्यान में रखेंगे ग्रुप डी 2022 का पीवाईक्यू रिवीजन भी आप सबों के लिए मस्ट है। ग्रुप डी 2022 का पीवाईक्यू रिवीजन भी आप सबों के लिए मस्ट है। एक बार याद रखना चला कि ग्रुप डी 2022 के लगभग 100 शिफ्ट भी अगर आपने कर लिए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका लगभग में जो साइंस है वो पूरा का पूरा रिकॉल हो रहा है, एक चक्र में बना हुआ है। और उसके बाद ये एएलपी टेक और जो आपका जेई है इसका साइंस तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो जो भी छात्र तैयारी करने वाले हैं रेलवे के आगे के सभी वैकेंसी के लिए मेरे मित्र कृपया करके आप सभी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पे जरूर जोर दीजिएगा। और मुझे मालूम है कि कई छात्र कहेंगे कि पीवाईक्यू से क्या होता है, और मेरे आप चैनल के एक एक वीडियो में आप उठा करके देख लेंगे। मैंने हर बार आपको एक मतलब कह सकते हो वैसा गाइडेंस दिया है जो आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है। मैंने आपको लगातार बोला था कि 2018 के पैटर्न को भी जरूर फॉलो कीजिएगा एएलपी एग्जाम में, और मेरे मित्र आप देखेंगे तो 2018 के क्वेश्चन भी रिपीट किए गए हैं। तो आपको इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल यह है कि हमें अगर बेहतर स्कोर करना है, हमें साइंस में नहीं फंसना है, तो गुरुजी के जो वचन है उसको पूरा करना होगा। और मेरे मित्र आप अपने फायदे के लिए इस पीवाईक्यू एनालिसिस को जरूर करें, चाहे आप जहां से भी करें। कौन कौन सा करना है यह चीज मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात कि सर पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन ही हमसे नहीं बनेगा। ये बात का डर सबसे ज्यादा फ्रेशर लड़का को रहता है कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में जो साइंस पूछा गया है नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई आप फ्रेशर हैं, आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई मलाल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद अगर आपके मन में यह डर सता रहा है तो आप सीधे पहुंच जाइए कहां पे सर, दूसरे स्टेप यानी कि सेकंड स्टेप पे। क्या करना है गुरुजी यहां पे मेरे मित्र, यहां पे आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक अगर आप फ्रेशर हैं, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरे मित्र आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप किसी का भी मत सुनिए, एक बार हमारे कहने पे एनसीईआरटी 6 स्टूडेंट को सिर्फ आप अपने से एक बार रीडिंग करके भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एएलपी टेक्नीशियन जेई का क्वेश्चन जो लेवल है उसका क्या आपका रेंज है और आप उसको टैकल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये हो गई किसके लिए, फ्रेशर के लिए। अब बात आती है कि सर हम तो तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, क्वेश्चन आया तो नहीं बना था। चला रीजन है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं डिस्कस किए हो। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना होगा, आपको अपनी मैच्योरिटी दिखानी होगी। रेलवे बस आपके मैच्योरिटी को टेस्ट करता है, रेलवे आप कितना विद्वान है इसको टेस्ट नहीं करता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो मेरे मित्र अगर आप फ्रेशर हैं तो 6 to 10 तो कंप्लीट कीजिए ही कीजिए। साथ में अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप प्रीवियस स्टूडेंट हैं मेरे मित्र, आप पढ़ रहे हैं साइंस फाउंडेशन कहीं ना कहीं से पढ़े हैं, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो 9 and 10th जरूर कर लीजिए। 9th and 10th आपका बहुत ज्यादा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देगा। हाँ, इसके साथ साइंस फाउंडेशन जरूरी है, लेकिन अगर आप साइंस फाउंडेशन में ही चीजों को एलॉबरेट करके पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो ये याद रखिए कि ये आपके आगे आने वाले या भविष्य के जो भी परीक्षा है उन सभी के लिए रामबाण है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो एनसीईआरटी आप कवर करेंगे, न सिर्फ आप इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन को करेंगे, बल्कि इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी करेंगे। साथ में मेरे मित्र इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन को भी करेंगे। और याद रखेंगे न सिर्फ आप थ्योरी पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल पे भी फोकस करेंगे। और एग्जाम्पलर पे इसीलिए क्योंकि ग्रुप डी 2022 की क्वेश्चन पेपर को आप सभी देख चुके होंगे, एक्सरसाइज इसलिए ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन पेपर को देख चुके होंगे। और मेरे मित्र एनसीईआरटी 6 to 10 का थ्योरेटिकल पोर्शन लाइन बाय लाइन इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अब जो सवाल बन रहे हैं वो सीधे सीधे लाइन से उठा करके दे दिए जा रहे हैं। याद कीजिए जब मैंने विजयश्री एनसीईआरटी बैच स्टार्ट करा था, आप में से बहुत सारे छात्रों की उपस्थिति पहले वीडियो के बाद बहुत ज्यादा कम गई थी, लेकिन मेरे मित्र उसका नुकसान इतना हुआ है कि आप समझ नहीं पाओगे। मैंने वहां पे लाइन बाय लाइन एक एक चीज आप सबों के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करा था। और मेरे मित्र आप एएलपी टेक्नीशियन के कई ऐसे सवाल को लेकर के आएंगे तो आप पाएंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैंने जो विजयश्री एनसीईआरटी में आपके यूट्यूब पे पढ़ाया था सर डिट्टो सवाल आया हुआ है। अब कई सारे छात्र परेशान थे कि ठोस CO2 को कैसे स्टोर किया जाएगा,
ये तो हमारा लो प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, जबकि एनसीईआरटी में डिट्टो लिखा हुआ है कि उच्च दाब पर ड्राई आइस को स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन परेशानी क्यों हुई? क्योंकि हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा ही नहीं, एनसीईआरटी के लाइन का हमने कभी महत्व दिया ही नहीं। मेरे मित्र, कोई भी बुक हो, कोई भी बड़ा पब्लिकेशन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है और आपको भी उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर आप भविष्य के रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब होनी चाहिए। एनसीईआरटी के लाइन को अपने दिमाग में सजाना होगा, एनसीईआरटी के लाइन को अपने माइंड में छापना होगा मेरे मित्र, तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। यह बात ध्यान में रखिएगा और तैयारी इस तरह से कीजिए कि अगर एक्सरसाइज से पूछे तो भी आप मुस्कुराए, एग्जाम्पलर से पूछे तो भी मुस्कुराए, एग्जाम्पल से पूछे तो भी मुस्कुराए, न्यूमेरिकल आए तो भी मुस्कुराए। तो मेरे मित्र, सेकंड स्टेप में जितने भी छात्र हैं वे सभी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक को जरूर कवर कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर 6 to 8 हमारा मेंटेन है तो प्रीवियस स्टूडेंट है, मेरे मित्र आप 9 10th भी कर सकते हैं। अब मेरे मित्र, फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बाद जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी चाहिए वो क्या है? तो सर वो है आपका तीसरा स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप। और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए, आप जिस किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं सर, उस पार्टिकुलर एग्जाम का प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट आप यहां पे मान सकते हो। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, साइंस की बात कर रहे हैं, तो आप मान लो एएलपी का देने जा रहे हो तो 20 क्वेश्चन का साइंस प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। जेई का देने जा रहे हो तो सर 50 क्वेश्चन 30 सेट का लगा लो। अगर आप टेक्नीशियन का देने जा रहे हो 40 क्वेश्चन पूरा सब किसका लगा लो आप, मतलब 40 क्वेश्चन का पूरा साइंस सेट लगा लो। किसके लिए? टेक्नीशियन के लिए। तो मेरे मित्र, जो आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करा, जो आपने एनसीईआरटी अप्रोच के साथ साइंस को पूरा पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, सारी चीजों को अगर आप उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हुए यहां प्रैक्टिस करते हो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप यकीन मानिए कि जो आपका साइंस का स्कोर 15 और 18 पे अटका हुआ था वो सीधे स्कोर कहां चला जाएगा? 32 से 37 40 के बीच चला जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मेरे मित्र, करना क्या होगा? आपको क्रम से इस तीनों स्टेप को फॉलो करना होगा। तो अगर आपका भी साइंस कमजोर है और आप रेलवे 2025 के लिए चिंतित हैं तो मेरे मित्र, एक बार आप इस 3 काम को जरूर कर लेना, आपकी साइंस में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, साइंस में आपको जितने नंबर पूछे जा रहे हैं उसका 90% आप स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा स्ट्रेटजी वीडियो आप सबों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।